अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट काम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन पर जाने से पहले हमें आपको एक कॉन्सेप्ट देना है और वो कॉन्सेप्ट हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने असल टॉपिक पर चले जाएंगे जो कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है। तो सबसे पहली बात तो है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हम यहाँ पर अभी बेटा पढ़ने जा रहे हैं ये फॉर गैसेज है, ये गैसेज के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेज के लिए भी है, सॉलिड्स के लिए भी है, लिक्विड्स के लिए भी है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हम जो KMT के बारे में पढ़ेंगे यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल थ्योरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि काइनेटिक वर्ड के क्या मायने हैं। काइनेटिक ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड के मायने होते हैं मूवमेंट या मोशन के। ठीक है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, सो इसलिए ये नाम आपको मिल रहा है KMT के बारे में। KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता दूंगा अदर देन जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो KMT का ये कहता है कि गैस जो है वो किस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और गैस के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल्स आपके पास मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं और डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, तो आप कह लें पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। पॉली माने मैनी। अब मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, मोनोएटॉमिक का मतलब होता है सिंगल एटम। जैसे मिसाल के तौर से हम बोले हमारे पास नोबल गैसेज हैं, तो नोबल गैसेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि नोबल गैसेज किसी से रिएक्शन नहीं करती। कौन है ये नोबल गैसेज, आपके पीरियोडिक टेबल का 8A ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल का जो 8A ग्रुप है वो क्या है, हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये वो गैसेज हैं जिनका वैलेंसी कंप्लीट होती है और वैलेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। रिएक्शन या कंबाइनिंग एबिलिटी को क्या कहा जाता है, बेसिकली वैलेंसी कहा जाता है। तो ये गैसेज किसी से भी रिएक्शन वगैरह नहीं करती। तो जब ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं तो फिर इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक मींस कि उनके अंदर कोई वो किसी और एटम्स वगैरह को अपने मॉलिक्यूल के अंदर नहीं जोड़ते, अपने जैसे एटम को भी नहीं जोड़ते। हालांकि देखो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, लेकिन जो नोबल गैसेज होती हैं उनके एटम्स के अंदर अकेली वही होती है। यानी हीलियम गैस का फॉर्मूला भी H ही है और हीलियम के एटम का फॉर्मूला भी H ही है, जबकि हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला H है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम H2 की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं। तो डायटोमिक भी होती है गैसेज, मिसाल के तौर से O2 हो गई, O2 हो गई, H2 हो गई। और पॉलीटॉमिक माने किसी भी नंबर पर चले हैं, जैसे मिसाल के तौर से CH4 है, ये पेंटाटॉमिक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। समझ गए ये बात आपको। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन का मतलब ये कि कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल उधर जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, अपनी तरफ से मूवमेंट कर रहे होते हैं। हैपहैज़र्ड मूवमेंट होती है, इनके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, अपने हिसाब से आगे पीछे हिल रहे होते हैं। तो रैंडम मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की और इस रैंडम मोशन के दौरान ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी करते होंगे। तो इनके दरमियान में जो कोलिजन्स होती हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स की भी होती हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विद दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों के साथ भी आगे टकराते हैं, विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। सही है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बल्कि कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहा जाता है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। दूसरी टाइप कोलिजन की इन इलास्टिक होती है जिसका गैस से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं ज्यादा बेहतर तो फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर्स को देख लीजिए, तो वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बहरहाल तो इलास्टिक कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स के आपस में भी और उन कंटेनर के दीवार के साथ भी। चौथा पॉइंट प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड है। गैसेस का जो प्रेशर होता है वो बेसिकली कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स की कंटेनर की दीवारों के साथ। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं, कंटेनर की दीवारों के साथ, विद दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। तो जो मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार पर हिट करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो गैस का अपना प्रेशर कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। पांचवा पॉइंट जो है वो रिलेटेड है मीन फ्री पाथ या मीन फ्री टाइम। अब ये मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम क्या होता है इसको भी समझ लें। देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स, अभी बात हुई हमारी कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो ना से वो आपस में टकराते हैं बल्कि कंटेनर की दीवारों से भी टकरा रहे होते हैं, ये बात हुई ना हमारी अभी। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो टकराने के दौरान कुछ फासला कवर करते होंगे ना, कोई मॉलिक्यूल कम कवर करता होगा, कोई ज्यादा कवर करता होगा। दो टकरों के दरमियान एवरेज औसतन तौर से जो मॉलिक्यूल फासला कवर करते हैं उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ मतलब आजाद रास्ता जिसमें गैस के मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या कंटेनर की दीवार के साथ टक्कर नहीं होती। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन फ्री पाथ वो एवरेज डिस्टेंस है जो एक मॉलिक्यूल कवर करता है इससे पहले कि उसकी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या कंटेनर की दीवार के साथ टक्कर हो जाए। और मीन फ्री टाइम क्या होता है? मीन फ्री टाइम उस टाइम को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो टाइम पीरियड होता है कोलिजन्स के दरमियान, जो फासला कवर किया जाता है एवरेज तौर से दो टकरों के दरमियान, वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। और जो एवरेज टाइम लगता है कि भाई एक माइक्रो सेकंड के बाद आमतौर से टक्कर हो रही है, हर एक माइक्रो सेकंड पे एवरेज बात करें तो टक्कर हो रही है, तो हम बोलेंगे कि दो टक्करों के दरमियान जो एवरेज फासला कवर किया, जो एवरेज फासला कवर किया वो मीन फ्री पाथ हो गया और जो एवरेज टाइम लगा वो मीन फ्री टाइम कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्फेरिकल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो आपने देखा भी होगा कि मॉलिक्यूल्स को गोल इस तरह से बनाया जाता है। और गैस के मॉलिक्यूल अगर हम स्फेरिकल मान लें तो उनका जो डायामीटर होता है वो नॉर्मली 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है, यानी कि एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। स्पेशली डिजाइन यूनिट कहलाता है एंगस्ट्रॉम यूनिट 8 डिग्री, जो कि एटम्स चूंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं तो उनके रेडियस को या उनके डायमीटर को एंगस्ट्रॉम के अंदर हम लोग नॉर्मली नापते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है। ठीक है, एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी यहां पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या हैं, उसमें से पहला जो पॉइंट है आपके पास वो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, जो जगह गैस के मॉलिक्यूल घेरते हैं वो बहुत बड़ी घेरते हैं, लेकिन उनका अपना साइज बहुत कम होता है। तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं? आप ये समझें कि आपके पास ना 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है। 1 मीटर क्यूब आपको पता है कितना होता है? तकरीबन 1 मीटर इतना बड़ा होगा। ठीक है, वो जो पीला वाला स्केल आपने 100 सेंटीमीटर वाला देखा होगा, तो आप समझें कि 1 मीटर का पीला वाला आप स्केल ले लें लेंथ वाइज, फिर हाइट वाइज और ब्रेथ वाइज, तो आपके पास जो एक पूरा बॉक्स बनेगा ना वो 1 मीटर क्यूब का होगा। 1 मीटर क्यूब के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाते हैं वो 3 एक्सपोनेंट 25 आ जाते हैं। तो 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर में आपको गैस के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वो ये कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बेटा कई तरीकों से शो करते हैं, या तो ऐसे बना लें या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी शो किया जाता है, और ये ज्यादा बेहतर नोटेशन है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इसका क्या मतलब है? अगर आप गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसको ज्यादा गर्म करोगे, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स थे किसके? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। आपके कोर्स में उन्होंने मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम डिस्कस नहीं करा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया है डिस्कस। ठीक है, दिस कंप्लीट्स
आवर डिस्कशन फॉर द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब हमारी बेस बन चुकी है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को कैलकुलेट करने की, तो अब हम उस पर मूव करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि काफी लंबी डेरिवेशन है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को। ठीक है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। और याद रखिएगा ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस P इज इक्वल टू 1/3 रॉ V स्क्वायर बार है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे वो मैं समझा देता हूं। P तो प्रेशर है बेटा, ये जो रॉ है ना ये बेसिकली गैस की डेंसिटी है। क्या चीज है ये? डेंसिटी ऑफ गैस है। और ये अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है मीन या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे इसको आप? इसको मीन इस निशान की वजह से, फिर स्क्वायर और v की वजह से आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। और रॉ जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस है, P आपका गैस का प्रेशर है। ये डेरिवेशन हमको करनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इसके लिए हम करेंगे क्या? इससे पहले एक छोटी सी बात बेटा मैं और आपको बता दूं, क्योंकि वो फिर मुझे डेरिवेशन के दौरान बतानी पड़ेगी। वैसे तो ये चीज आप लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़ी है, लेकिन बहरहाल वो याद हो ना हो, और फर्स्ट ईयर के अंदर भी फिजिक्स में पढ़ी है। और वो ये कि अगर आपको कभी फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो फोर्स जो होती है वो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होती है। क्या होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। आप बोलेंगे इस चीज को मैंने यहां पर क्यों जोर दिया है? उसकी वजह है कि इस चीज को मैं अपनी डेरिवेशन में इस्तेमाल करूंगा। मैं चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करूंगा और उसको फोर्स के बराबर लूंगा। तो मैंने पहले से कुछ प्री रिक्विजिट यानी पहले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस डेरिवेशन से रिलेटेड है वो आपको बता दी हैं। अब हम इस डेरिवेशन के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, याद रहे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैलकुलेट करना है, यानी P इक्वल टू 1/3 रॉ V बार स्क्वायर निकालना है। अच्छी खासी लंबी ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के लिए मैं सबसे पहले तो कंसीडर करूंगा कि मेरे पास एक क्यूब है। ये मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं। इस क्यूब की लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको मैं स्मॉल l मान रहा हूं। ये भी l है, ये वाली जो लंबाई है ब्रेथ वाली ये भी l है, और ये जो इसकी हाइट है ये भी l है। तो अगर मैं आपसे इसका वॉल्यूम या एरिया पूछूं तो एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों l है। और अगर वॉल्यूम आपसे पूछूं तो वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो वॉल्यूम आपका l क्यूब हो जाएगा। अब फर्ज करते हैं कि इस का ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार, इस वाली दीवार का नाम मैंने रख दिया A, फेस A, और ये वाली जो दीवार है इसका नाम मैंने रख दिया B, ये वाली दीवार फेस B। इस डब्बे को मैंने भर दिया है एक आइडियल गैस के n मॉलिक्यूल्स के साथ। n कोई भी तादाद होगी, 50,000, 60,000, 50 करोड़, 50 अरब, अल्लाह जाने। उनमें से एक मॉलिक्यूल मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। वैसे तो भरा पड़ा हुआ है पूरा मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इस वक्त एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। तमाम मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, ये बात हम जानते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो है इसको मैंने यहां पर कंसीडर किया है। इस मॉलिक्यूल का मास m है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, A से जाकर B पे टक्कर मार रहा है और टक्कर मार के दोबारा A पर आ रहा है। सही है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कंसिडरेशन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इन सारे मॉलिक्यूल्स में से, और उस मॉलिक्यूल का काम ये है कि वो फेस A से ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके B पर जाता है और B से टक्कर खा के वापसी A पर तशरीफ लाता है। मॉलिक्यूल का मास m है, और अब तुम लोग सब जानते हो कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वो 3 कंपोनेंट्स में टूट सकती है, Vx, आगे बोले Vy और Vz।
ये 3 कंपोनेंट्स हो गए इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के, और इस मॉलिक्यूल का अपना मास m है। तो बेटा जब ये A से B पर चलकर जा रहा होगा उस वक्त उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम कैसे निकालते हैं? ये इनिशियल मोमेंटम मैं लिख रहा हूं यहां पे। एक तो मैं सारे मॉलिक्यूल नहीं कंसीडर कर रहा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, जब वो कहां से कहां जा रहा था, ए से चलता हुआ बी पर जा रहा था, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप अपनी आसानी के लिए 2 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, हमने सारे मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करने, डेरिवेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम एक मॉलिक्यूल के लिए काम करेंगे, और उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक मॉलिक्यूल की भी हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी लेकर काम करेंगे। बाद में हम इस एक मॉलिक्यूल के लिए की जाने वाली कैलकुलेशन को तमाम मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर देंगे, और एक वेलोसिटी के लिए की जाने वाली कैलकुलेशन को भी बाकी वेलोसिटीज के लिए सिमिलरली करके लिख लेंगे। आप समझ रहे हैं? नॉट ऑल दी मॉलिक्यूल्स, जैसा सिंगल मॉलिक्यूल, नॉट ऑल दी components of the velocity, rather we will be considering only the velocity along x-axis. Now अगर मैं आपसे इनिशियल मोमेंटम पूछूं इस मॉलिक्यूल का, जब ये A से B की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन मैंने vx कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ एक कंपोनेंट आपको अभी देख रहा हूं। जब ये जाकर A से B पे टकरा जाएगा और टकराकर वापसी आएगा, तो फिर इसका आ जाएगा हमारे पास क्या? फाइनल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो माइनस mvx हो जाएगा। इधर जब जा रहा था तो प्लस mvx था, जब टकराकर B से वापसी A पर आया तो माइनस mvx हो गया। अब अगर मैं आपसे चेंज ऑफ मोमेंटम पूछूं कि मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो या तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लें या इनिशियल माइनस फाइनल कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम मैं लिखने जा रहा हूं, तो पहले मोमेंटम mvx था, उसमें से माइनस कर दिया मैंने फाइनल मोमेंटम को। ठीक है, चेंज निकालने के लिए हमेशा जो आपकी 2 वैल्यूज होती हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो mvx माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरा mvx, तो ये मिलकर 2 mvx हो गए। तो आपका मोमेंटम का जो टोटल चेंज आया वो 2 mvx आया। अभी इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं फोर्स जब निकालूंगा तो मैं चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या अब वो वक्त आ गया है? तो जवाब है बिल्कुल वही वक्त आ गया है। चेंज मोमेंटम कितना है आपका? 2 mvx, टाइम कितना है? t है। तो ये आपके पास फोर्स आ गई। अब आप चूंकि एक मॉलिक्यूल के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहां पर 1 लिख लें और इसको F1 कहते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। यहां तो बात क्लियर है। इसको मैंने अभी यहां रोक दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये t क्या है? ये टाइम ऑफ राउंड ट्रिप है। राउंड ट्रिप मतलब t represents टाइम ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब A से गया, A से जाके B पे टक्कर मारी, B से वापसी फिर A पर आया, A से ट्रेवल करता हुआ B पे गया, B पे टक्कर मार के वापसी A पर आया। दिस इज कॉल्ड द राउंड ट्रिप। ठीक है, जाना और फिर आना, दिस इज द राउंड ट्रिप। तो मुझे इस राउंड ट्रिप का टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं? हम सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT, और T बराबर होता है S अपॉन V के। ऐसा ही है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी की, तो मैंने v की जगह vx लिख दिया। अब इस s डिस्टेंस की बात करो। जब ये a से b पर गया था तो l फासला कवर किया था, जब b से टक्कर खा के वापसी a पर आया तो मजीद l फासला कवर किया। तो a से b जाने में l और b से वापसी आने में l, तो l प्लस l हो गया 2l। ये आपका क्या निकल आया? राउंड ट्रिप का टाइम निकल आया। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। नाउ 1 इंप्लाइज दैट 1 बन जाएगी F1 बराबर है 2m अपनी जगह v1x डिवाइडेड बाई t की आ जाएगा 2l अपॉन vx। अब अच्छी तरह जानते हो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, घूम के ऊपर चला जाएगा। तो F1 बराबर हो जाएगा 2m v1x, ये वाला भी v1x ऊपर आ गया। v1x इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल के लिए काम कर रहे थे, और नीचे आ गया मेरे पास क्या? 2l, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया। F1 की वैल्यू आ गई m, और v1x और v1x आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? v1x का स्क्वायर अपॉन n। ये मेरे पास फोर्स तो निकल आई,
और ये फोर्स कितने मॉलिक्यूल्स की आई है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल की आई है। और मैं फोर्स निकालने, मुझे तो टोटल मॉलिक्यूल की क्या चाहिए? फोर्स चाहिए तमाम मॉलिक्यूल्स की। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मेरे पास 50 मॉलिक्यूल होते तो मैं इसी फॉर्मूले को 50 दफा ऐड करता, लेकिन मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी हो, टोटल फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए अगर फोर्स निकालना चाहता हूं, मैंने इसको f का नाम दिया, तो मैं क्या करूंगा? m v1x का स्क्वायर अपॉन l प्लस m v2x का स्क्वायर अपॉन l प्लस m v3x का स्क्वायर अपॉन l प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट होगा vnx का स्क्वायर अपॉन l। ये तमाम मॉलिक्यूल्स की मैंने फोर्सेस को ऐड कर डाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और nth माने लास्ट। इस पूरे में से अगर तुम लोग देखो तो m अपॉन l पूरे में से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसके लिए थोड़ी सी मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी, आप इस चीज को नोट कर लें, क्योंकि मैं अभी इस डायग्राम को भी मिटाऊंगा और आगे भी मुख्तलिफ काम मुझे करना है। ठीक है, अच्छा जनाब, याद रखिएगा m अपॉन l हम कॉमन निकालेंगे और फिर हमारे पास ये सारी वेलोसिटीज के स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं, काफी लंबी डेरिवेशन है तो इसको बड़ा गौर से आपने देखना है। तो F बराबर हो गया m अपॉन l, ये टोटल फोर्स की बात हो रही है, v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर v3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx स्क्वायर। ठीक है, याद रहे मुझे फोर्स के लिए काम नहीं करना है। अगर आपको याद हो तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव था प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस निकालना। तो क्या आपने 9th क्लास में प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा हुआ आपने प्रेशर का फॉर्मूला। वी नो, हम जानते हैं प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स की वैल्यू और एरिया, अभी तुम्हें याद है डेरिवेशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था एरिया एल स्क्वायर था। तो अब आप फोर्स को यहां पर पुट करें, P बराबर हो गया, फोर्स की बेटा पूरी वैल्यू डालो, m अपॉन एल v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर पर डॉट डॉट कर दे रहा हूं मैं vnx स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे l स्क्वायर। ये l और l स्क्वायर एक साथ आ जाएंगे, m अपॉन l क्यूब v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx स्क्वायर। ये मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई ऑफ एन आइडियल गैस। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में है, मुझे वॉल्यूम को हटाना है। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस। ये सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटीज के लिए काम कर रहा है, अभी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके अंदर शामिल नहीं है, तो हमें उसको भी लेकर आना है। ये बात दिमाग में रहे। तो चलिए इसके लिए वर्किंग करते हैं। एक टर्म है हमारे पास जिसको कहा जाता है एन वी, एन और उसके साथ स्मॉल एन और सबस्क्रिप्ट में वी। तो ये क्या चीज है? ये कहलाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यह है कि कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, एन थे और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा क्या था? वी था। ये एनवी कहलाता है। अभी क्यों मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं भी आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम गैसेस के लिए, आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में याद होगा कि हमने कहा कि गैसेस के मॉलिक्यूल 3 × 10⁻25 होते हैं पर मीटर क्यूब। तो गैसेस के लिए हम पर मीटर क्यूब के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। और V के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी डेरिवेशन की इब्तिदा पर कि V L³ है। तो बेटा अगर यहां से हम लोग L³ का फॉर्मूला निकालें तो L³ का फॉर्मूला ये यहां चलाएगा, ये नीचे आ जाएगा, N/NV आ जाएगा। तो क्यों ना उठाकर इसको इक्वेशन B में पुट कर दिया जाए। इसके आगे आप चाहें तो लिख भी दें, पुट इन B। सो B इंप्लाइज दैट, B बन जाएगी, P अपनी जगह रहा, M/L³, L³ की आ जाएगा N/NV और यहां वही v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर और डॉट डॉट लगा दो, डॉट 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 vnx स्क्वायर। ये बन गया। अब बात को समझना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, घूम के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास वैल्यू बनेगी mnv/n, यहां आ गया v1x स्क्वायर प्लस
v2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx स्क्वायर। अब ये MNV क्या है, यही बड़ी जबरदस्त चीज है जो आपको समझनी है। MNV आए इस पे गौर करते हैं क्या है। इसको तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये मेरे पास एक और इक्वेशन तैयार हो गई है C हियर। MNV को सोचे क्या है, N क्या चीज है, एक मॉलिक्यूल का मास। अगर चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूं, जो ओरिजिनल था ऐसा ही है ना, बहुत गौर से समझना कि ये क्या चीज है। मैं वैसे बता देता हूं, ये डेंसिटी बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है, डेंसिटी। तो सवाल ये पैदा हुआ कैसे बनने आ रही है भाई डेंसिटी, आए समझते हैं। डेंसिटी होती क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अल्लाह के बंदो ये वही है। कैसे, आओ देखो इधर। M क्या था, M एक मॉलिक्यूल का मास था, और N क्या था, टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद। अगर तुम एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल गैस का मास आ जाएगा ना। एक मॉलिक्यूल का मास है 20 और 10 मॉलिक्यूल है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ग्राम टोटल गैस का मास आ गया। तो ये जो है बेटा, ये टोटल मास है गैस का, और V तो आपको पता ही है टोटल वॉल्यूम है गैस का। तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो अल्लाह के बंदो डेंसिटी आ जाएगी। और डेंसिटी को रॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज में रॉ। समझ रहे हो बात को। तो अब हमारे पास जो मामला बना वो क्या बना कि प्रेशर का फॉर्मूला चेंज हो गया। नाउ C इंप्लाइज दैट, C बन जाएगी P बराबर है, ये MNV की जगह रॉ आ गया। और बेटा ये जो नीचे N है ना, इसको उठा के इनके नीचे ले जाओ, जरा ले जाओ, फिर हम देखते हैं कि वहां जाकर क्या होने वाला है इनके साथ। डॉट डॉट डॉट, यहां आ गया VNX का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई N। अब इसको जरा सा समझना कि ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये टर्म क्या बनने जा रही है। सोचो जरा गौर से, मेरा ख्याल है एवरेज बन रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 नंबर अगर मौजूद हों तो तरीकेकार क्या होता है एवरेज निकालने का, चारों नंबरों को ऐड करते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाई, सॉरी, सम ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, दिस गिव्स यू द एवरेज। अगर 5 नंबर मौजूद हैं तो पांचों नंबरों को ऐड करो और फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो अल्लाह के बंदो, ये तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटियों के स्क्वायर हैं, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस वाली। ये क्या है, पहली मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की तमाम मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस की वेलोसिटियों के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं और टोटल से डिवाइड हो रहा है। तो अल्लाह के बंदो ये एवरेज आ गया। ये क्या थी, ये थी स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो पूरी टर्म है ये है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी या मीन। एवरेज और मीन एक ही चीज है, एवरेज या मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पूरी टर्म अब मैं हटाऊंगा। अब मैं यहां क्या लिखूंगा कि हियर ये जो v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx स्क्वायर अपॉन n है, ये पूरी चीज बन गई, क्या बन गई, एवरेज और मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो मैं इसको लिखूंगा किस तरह। सो P बराबर हो गया, ये रॉ अपनी जगह, क्या बताया आपने मुझे कि ये मीन है यानी एवरेज है, किसका है, स्क्वायर का, क्या, वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस। मीन या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। दोबारा देखो, मीन का निशान ये रहा, मीन या एवरेज जो कहना चाहो, स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये बन गई। लेकिन हमें तो अभी बात हुई थी हमारी डेरिवेशन की इब्तिदा पर कि हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, हमें तो टोटल वेलोसिटी की बात करनी है। तो आए अब बस वो एक छोटा सा काम हमारा रह गया है, देख लें कितनी बड़ी ये डेरिवेशन है, तो वो बस हम करते हैं और हमारी डेरिवेशन इंशाल्लाह फिर एंड हो जाएगी। या आप अपने पास चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ता हूं। याद रहे हमें एक ऐसा जर्नलाइज्ड फॉर्मूला चाहिए जो पूरी गैस के लिए हो और उसके तमाम एक्सिस के लिए हो, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए नहीं हो बल्कि तमाम एक्सिस के लिए वैलिड हो। तो आए अभी बना लेते हैं। पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ये बात पता है ना कि वेक्टर होती है वेलोसिटी, वी हैव वेलोसिटीज बेटा वेक्टर होती है और वेक्टर के 3 हिस्से होते हैं, बताओ कौन से, vx प्लस बोलो vy और vz। अब तुम लोग अगर फर्स्ट ईयर याद हो
तो हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तोड़ के लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है, के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है। सही है ना। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वेक्टर, तो कैसे निकालते हैं? पहली बात तो ये है कि फिर हम एरो नहीं लगाते, सिंपली वी लिखते हैं, अंडर रूट लगाते हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और अगर मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। लॉजिकल बात भी समझ में आती है। टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस की वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी कमरे में परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो परफ्यूम सिर्फ एक्स एक्सिस पे नहीं फैलता, वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में गैस तीनों डायरेक्शंस में इक्वली फैलती है। तो जितनी गैस की एवरेज वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर होती है ना, उतनी वाई एक्सिस पर भी होती है और उतनी जेड एक्सिस पर भी होती है। यानी वी एक्स वी वाई वी जेड एवरेज तौर से बराबर होते हैं। अच्छा, हम एवरेज वेलोसिटियों की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो यहां पर ना हम लोग सब पे एवरेज लगा देते हैं। फॉर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी के लिए मैंने इन सब पर क्या लगा दिया? एवरेज का निशान लगा दिया। ठीक है। और फिर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज तौर से जो एक्स एक्सिस की एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है वो ही वाई एक्सिस की भी है और वो ही बोलो जेड एक्सिस की भी है। सो अगर हम चाहें तो ये जो हमने लिखा हुआ है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी और बराबर किसके लिखा है हमने इसको? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस की जगह भी एक्स एक्सिस ही पुट कर सकते हैं क्योंकि तीनों तकरीबन एवरेज तौर से बराबर हैं। जितनी स्पीड के साथ गैस एक्स एक्सिस पर चलती है उतनी ही वाई एक्सिस पर चलती है और उतनी ही जेड एक्सिस पर चलती है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों की कीमत आपस में बराबर है। हमने तीनों को ही एक्स एक्सिस लिख दिया। आप बोलेंगे एक्स ही क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर एक्स चल रहा है ना। अब एक बात ये बताओ कि यहां से ये 3 हो गए ना, और अगर मुझे एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए होगी, 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड। और अब क्यों ना मैं इस वैल्यू को उठाऊं और उठाकर इक्वेशन पता नहीं कौन सी थी, डी वी नाम दे देता हूं इसको अभी के लिए, इसमें पुट कर देता हूं। सो डी इंप्लाइज दैट पी अपनी जगह रहा, रॉ अपनी जगह रहा, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी और फिर ये 3 आप बाहर निकाल दो। आपका वो फॉर्मूला डिराइव हो गया जो हमने आज की क्लास के स्टार्ट में बोला था कि हमने डिराइव करना है। तो ये आपकी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस आ गई। इसमें पी प्रेशर है आइडियल गैस का, रॉ उसकी डेंसिटी है, और ये मैंने क्या बोला था? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है। अब ये ना एक्स एक्सिस के लिए है, ना वाई एक्सिस के लिए, ना जेड एक्सिस के लिए, जर्नलाइज्ड है। तो देखो हमने एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, फिर हमने सारे मॉलिक्यूल्स पर चले गए, फिर हमने एक एक्सिस से स्टार्ट किया था, फिर हमने तमाम एक्सिस को इसमें इन्वॉल्व करवा लिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपने इस चैप्टर को तकरीबन वाइंड अप कर रहे होंगे क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है, बस हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।